जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित 125 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। यह प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोगों के सही हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई या ऑप्शन डी प्रयाग। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? कोलकाता में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के पहले प्रिंसिपल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिक, गिलक्राइस्ट या राजा राम मोहन राय। तो देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के पहले प्रिंसिपल थे गिलक्राइस्ट। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित था और इसके पहले प्रिंसिपल गिलक्राइस्ट थे। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, देखिए तीसरा प्रश्न है कि बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? ऑप्शन ए रसखान, मीराबाई, सूरदास या कबीरदास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल चित्रण में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं सूरदास जी। याद रखिएगा, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? सूरदास। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, बंगदूत पत्र किस भाषा में छपता था? ऑप्शन ए संस्कृत में, अंग्रेजी, उर्दू या ऑप्शन डी हिंदी में। तो देखिए, बंगदूत के बारे में कुछ मैं आपको बता दूं कि बंगदूत एक साप्ताहिक पत्र था जो कि कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ था 1829 में। याद रखिएगा, बंगदूत का प्रकाशन वर्ष भी अगर आपसे पूछा जा सकता है, 1829 में बंगदूत का जो पत्र है उसका प्रकाशन हुआ था। कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से। और यह एक साप्ताहिक पत्र था। अब यहाँ पर है कि वह किस भाषा में छपता था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिंदी भाषा में। ठीक है, याद रखिएगा, बंगदूत के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो यह एक साप्ताहिक पत्र था, कोलकाता से इसका प्रकाशन हुआ था 1829 में और किस भाषा में छपता था? हिंदी में। ठीक है, क्लियर है आपको? अब इसके बाद देखिए, पांचवा प्रश्न। देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने भाषा योग वशिष्ठ की रचना की? ऑप्शन ए लल्लू लाल, बी मुंशी सदा सुखलाल, सी राम प्रसाद निरंजनी या सदल मिश्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम प्रसाद निरंजनी। याद रखिएगा, भाषा योग वशिष्ठ की रचना किसने की थी? राम प्रसाद निरंजनी ने। अब इसके बाद प्रश्न है कि गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? ऑप्शन ए बिहारी, रसखान, घनानंद या सूरदास। तो राइट आंसर क्या होगा? गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया था? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहारी जी ने। ठीक है, याद रखिएगा, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी जी ने। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर सातवां प्रश्न है। देखिए, सातवां प्रश्न है कि इंसा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ए रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, श्री कृष्ण चरित या नहुस। तो राइट आंसर हो जाएगा, इंसा अल्लाह खां द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वह है रानी केतकी की कहानी। तो सातवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रानी केतकी की कहानी। अब इसके बाद प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी अन्य किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सुदामा चरित, सुख सागर, उदयवान चरित या प्रेम सरोवर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयवान चरित। याद रखिएगा, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां। और ये अन्य नाम इसका क्या है? रानी केतकी की कहानी का अन्य नाम क्या है? उदयवान चरित। याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है। देखिए, नौवां प्रश्न पूछा गया है। देखिए, सखी वे मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? ऑप्शन ए अज्ञे, बी मैथिली शरण गुप्त, सी हरिऔध या ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो देखिए ये जो पंक्ति है किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। पहले मैं राइट आंसर बता दूं, मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति है जो कि किस महाकाव्य से ली गई है? यशोधरा महाकाव्य से इन पंक्तियों को लिया गया है। अगर आपने यशोधरा काव्य को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़कर चले जाते हैं तब उनके दर्द को व्यक्त किया गया है इन पंक्तियों के माध्यम से। और इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वह है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, और ये पंक्ति किस महाकाव्य से ली गई है? यशोधरा। याद रखिएगा, सखी वे मुझसे कहकर जाते
यह पंक्ति यशोधरा महाकाव्य से ली गई है, जिसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक का क्या नाम था? मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लूलाल या रामप्रसाद निरंजनी। नासिकेतोपाख्यान, इसके जो लेखक हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी, सदल मिश्र। याद रखिएगा, इसके लेखक हैं सदल मिश्र। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया गया है। देखिए, मुंशी सदा सुखलाल द्वारा लिखित पुस्तक किस नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसे श्रीमद् भागवत के अनुवाद रूप में लिखा गया था? ए सुख सागर, बी प्रेम सागर, योग सागर या सूर सागर। सरल प्रश्न है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, सुख सागर। याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, सुख सागर, जो कि मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। ठीक है, पुस्तक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, दुधानी बोली है ए पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, सी दक्षिणी राजस्थान की या ऑप्शन डी उत्तरी राजस्थान की। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी राजस्थान की यह बोली है। याद रखिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, काशी से बनारस अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी राजा शिवप्रसाद, सी राजा लक्ष्मण सिंह या डी प्रेमचंद। तो किसके द्वारा बनारस अखबार का प्रकाशन किया गया था? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, राजा शिवप्रसाद के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, राजा शिवप्रसाद के द्वारा काशी से बनारस अखबार का प्रकाशन हुआ था। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया गया है। देखिए, प्रश्न है कि बाबू तारा मोहन मित्र ने काशी से कौन सा पत्र प्रकाशित किया? ए प्रभाकर, बी दिवाकर, सी सुधाकर या डी काशी समाचार। याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सुधाकर पत्र। बाबू तारा मोहन मित्र ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? सुधाकर पत्र का। याद रखिएगा, बाबू तारा मोहन मित्र ने सुधाकर पत्र का प्रकाशन किया था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? ए पंजाबी, बी मराठी, सी गुजराती या डी पुरानी बांग्ला। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर राइट हो जाएगा। सरल प्रश्न है कि ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16, रामानुज किसके शिष्य थे? देखिए यहाँ पर प्रश्न है, रामानुज किसके शिष्य थे? ए कांचीपुरण, बी श्रीभट्ट, सी रामानंद या ऑप्शन डी हरिदास। रामानुज किसके शिष्य थे? तो जो भी विद्यार्थी यहाँ तक आ चुके हैं वह इस प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा। यानी ये वाला जो प्रश्न है वह मैंने आप लोगों के लिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करते हैं। शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? ए उत्तर मीमांसा, बी रामचरितमानस, सी साहित्य लहरी या डी सूरसागर। तो देखिए दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, उत्तर मीमांसा। याद रखिएगा, शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक दार्शनिक ग्रंथ है उत्तर मीमांसा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18, अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? देखिए काफी अच्छा प्रश्न पूछा गया है। अंधा युग जो कि धर्मवीर भारती की रचना है, किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? ए गीत नाट्य, बी नाटक, सी रूपक या डी प्रहसन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गीत नाट्य के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, अंधा युग के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। और किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? गीत नाट्य के। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हरिदासी संप्रदाय का दूसरा नाम है? ये प्रश्न पहले भी मैं आप लोगों को करा चुका हूं, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सरल प्रश्न है कि हरिदास संप्रदाय की जो स्थापना थी किसने की थी? स्वामी हरिदास ने। और इसका जो दूसरा नाम दिया था वह था सखी संप्रदाय। यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सखी संप्रदाय। हरिदासी संप्रदाय का दूसरा नाम है सखी संप्रदाय और इसकी स्थापना की थी स्वामी हरिदास ने। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दिया गया है। देखिए, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? ए 14, बी 13, सी 9 या डी 12। तो देखिए आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 12। याद रखिएगा, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। आलवार संतों की संख्या कितनी है? 12। अब आप सोच रहे होंगे कि आलवार
संत यानी आलवार किसको कहा जाता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भगवान विष्णु या भगवान नारायण की आराधना या उपासना करने वाले भक्तों को आलवार कहा जाता है। याद रखिएगा, जो भक्त भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु या भगवान नारायण की जो उपासना करने वाले भक्त होते हैं उनको आलवार कहा जाता है। तो यहाँ पर क्लियर है आपको कि आलवार क्या है, आलवार संतों की संख्या कितनी है? 12। अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, दो राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत हैं? ए शिव मंगल सिंह सुमन, या ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, डी मैथिली शरण गुप्त, या ऑप्शन डी जानकी वल्लभ। तो देखिए ये जो पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं किसकी कविता से उद्धृत हैं? तो यहाँ पर मैं आपको राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कविता का नाम क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता है नील कुसुम, वहां से ये पंक्तियों को लिया गया है कि दो राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये जो पंक्तियां हैं रामधारी सिंह दिनकर की रचना नील कुसुम से ली गई हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर दिया गया है। देखिए 22 है, विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया? ए बल्लवाचार्य ने, बी रामानुज ने, सी शंकराचार्य ने, या डी रामानंद ने। विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य रामानुज ने। याद रखिएगा, विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया था? आचार्य रामानुज ने, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया था? ए शंकराचार्य ने, बी बल्लवाचार्य ने, सी रामानंद ने, या डी रामानुज ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए शंकराचार्य ने। ये क्वेश्चन नंबर 22 और 23 को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। एक बार फिर से बता दूं, विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था आचार्य रामानुज ने और अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था शंकराचार्य ने। यानी आप लोग देख लीजिएगा दोनों आंसर को अच्छी तरह से। अब इसके बाद देखिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरडे बानी में किसकी रचनाएं संकलित हैं? ए कबीर, बी दादू, सी रैदास, या डी रामानंद। तो देखिए हरडे बानी नाम से किसकी रचनाएं संकलित हैं? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, दादू दयाल की। याद रखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है कि हरडे बानी नाम से किसकी रचनाएं संकलित हैं? ऑप्शन बी दादू दयाल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, रज्जब के गुरु हैं? ए नानक, बी दादू, सी रैदास, या ऑप्शन डी सुंदरदास। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? रज्जब के गुरु कौन है? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दादू। यहाँ पर भी राइट आंसर ऑप्शन बी है, दादू दयाल, जो कि रज्जब के गुरु थे, यानी रज्जब इनके शिष्य थे, दादू दयाल के शिष्य थे रज्जब। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसके बाद देखिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित साहित्य इतिहासकारों का सही अनुक्रम लिखिए। अब देखिए यहाँ पर साहित्यकार दिए गए हैं, गारसादत्त तासी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या शिव सिंह सेंगर। यहाँ पर देखिए 4 दिए गए हैं जिनका हमें साहित्य इतिहासकारों का सही अनुक्रम लिखना है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी क्यों राइट होगा आप लोगों को पता है, क्योंकि गारसादत्त तासी सबसे पहले, उसके बाद शिव सिंह सेंगर, फिर रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको पता है, आपने इन चारों के बारे में पढ़ा होगा। अगर आप चाहें तो आप इनका जन्म के अनुसार भी आप लगा सकते हैं इनको क्रम में। गारसादत्त तासी का जन्म कब हुआ, शिव सिंह सेंगर का, रामचंद्र शुक्ल का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इस तरह से भी जन्म के आधार पर भी आप इनको अनुक्रम में लगा सकते हैं, या आप इनको युग के आधार पर भी अनुक्रम में लगा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले गारसादत्त तासी आएंगे, उसके बाद शिव सिंह सेंगर, फिर रामचंद्र शुक्ल और फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर क्लियर है आप लोगों को, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल आप जानते हैं किस युग के कवि हैं?
शुक्ल किस युग के कवि हैं? शुक्ल युग के। और हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के कवि हैं? शुक्लोत्तर युग के। तो आप जानते हैं क्रम, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी और छायावादोत्तर। तो जिसमें आप यहाँ पर आप क्रम भी देख रहे हैं, तो रामचंद्र शुक्ल के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी शुक्ल युग के बाद शुक्लोत्तर युग। तो आप देख लीजिए किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दादू की रचनाओं का संपादन रज्जब ने किस नाम से किया था? ए चरचरी, बी अंगबधू, सी हरडे बानी या सोहिला। तो देखिए अभी हरडे बानी का तो मैंने आपको बताया था कि हरडे बानी नाम से रचनाएं संकलित हैं दादू दयाल की, जो कि इनके शिष्य थे संतदास और जगन्दास, उन्होंने जो है संकलित किया था हरडे बानी नाम से। अब यहाँ पर प्रश्न है कि रज्जब ने किस नाम से किया है? तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अंगबधू। दादू की रचनाओं का संपादन, अगर देखिए प्रश्न इस तरह से आता है कि दादू की रचनाओं का संपादन संतदास और जगन्दास ने किस नाम से किया था, तो हरडे बानी वहां पर राइट होगा। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि दादू की रचनाओं का संपादन रज्जब ने किस नाम से किया था, तो अंगबधू। ठीक है, दोनों प्रश्नों में आपको गलत नहीं करना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हरडे बानी दिया है, तो आपको गलत नहीं करना है कि हरडे बानी कहाँ पर सही होगा, मैंने आपको बता दिया, और अंगबधू कहाँ पर सही होगा। अगर रज्जब से पूछा जाए कि रज्जब ने किस नाम से किया था, तो अंगबधू राइट होगा, और जगन्दास और संतदास जो इनके शिष्य थे उन्होंने किस नाम से किया है, तो हरडे बानी राइट होगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक विद्वान संत भक्त थे। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक विद्वान संत भक्त थे, ए रैदास, कबीर, सुंदरदास या दादू। तो देखिए सरल प्रश्न है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सुंदरदास। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि अरे आया वार रहेगा याद किसके द्वारा रचित यात्रा व्रत है? अरे यायावर रहेगा याद किसके द्वारा रचित है? ए रामवृक्ष बैनीपुरी, अज्ञे, राहुल सांकृत्यायन या यशपाल। तो देखिए ये भी प्रश्न सरल है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अज्ञे की रचना है, यात्रा व्रत है, अरे यायावर रहेगा याद। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सतसई लेखक नहीं है? ए मतिराम, बी घनानंद, सी बिहारी और डी ब्रंद। तो देखिए अगर आप देखें कि सतसई लेखक नहीं है, मतिराम सतसई लेखक हैं या नहीं है, तो यहाँ पर बता दूं कि सतसई लेखक मतिराम हैं, बिहारी भी सतसई लेखक हैं, और ब्रंद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घनानंद, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32, वीर रसपूर्ण सतसई लेखक हैं? ए बिहारी, मतिराम, वियोगी हरि या ऑप्शन डी हरिऔध। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, वियोगी हरि, जो कि वीर रसपूर्ण सतसई के लेखक हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं? ए जॉर्ज गियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर या ऑप्शन डी गारसादा दासी। तो ऑप्शन डी ही यहाँ पर राइट होगा, गारसादा दासी, जिनको हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर दिया गया है। देखिए श्रृंगारिक सतसई लेखक हैं? ए ब्रंद, बी सूर्यमल, सी बिहारी या ऑप्शन डी विक्रम शाही। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि श्रृंगारिक सतसई के लेखक कौन है? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बिहारी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है बिहारी, जो कि श्रृंगारिक सतसई के लेखक हैं। 35 दिया गया है कि नीति विषयक सतसई लिखी है? ए बिहारी ने, मतिराम ने, बुद्धजन ने या अमीरदास ने। नीति विषयक सतसई, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा इस प्रश्न का कि नीति विषयक सतसई किसने लिखी है? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बुद्धजन ने। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्धजन। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? ऑप्शन ए संस्कृतनिष्ठ है, आगे देखते हैं इसके बाद, ऑप्शन बी हिंदी उर्दू मिश्रित है, या सी दक्कनी हिंदी है, या ब्रज अवधि का मिश्रित रूप है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी उर्दू मिश्रित। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई भी किसी प्रश्न पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी किसी भी प्रश्न पर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सतसई लेखक हैं? ए पद्माकर,
बी भिखारीदास, सी केशव या डी बिहोगी हरि। इनमें से कौन है जो सतसई लेखक हैं? तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो मैं आप लोगों को बता दूं, ऑप्शन डी बियोगी हरि। याद रखिएगा, यहाँ पर क्लियर सरल प्रश्न है कि कौन सतसई लेखक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बियोगी हरि। अब इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 38 को, तो देखिए प्रश्न दिया गया है। देखिए प्रश्न है कि निम्न इन संस्थाओं को उनके स्थानों के साथ सुमेलित कीजिए। ए नागरिक प्रचारणी सभा, साहित्य अकादमी या एशियाटिक सोसाइटी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। तो देखिए आपको इनका पता होना चाहिए कि नागरिक प्रचारणी सभा ऑप्शन ए का मिलान होना चाहिए 3 के साथ, यानी काशी। आप जानते हैं कि नागरिक प्रचारणी सभा ऑप्शन यहाँ पर ए का मिलान होगा 3 के साथ, क्योंकि काशी। साहित्यिक अकादमी अगर देखा जाए तो किसके साथ इसका मिलान होना चाहिए? साहित्यिक अकादमी का दिल्ली, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी का कलकत्ता, और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति बड़ौदा। क्योंकि ये प्रश्न इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न मैं पहले भी आप लोगों को करा चुका हूँ। जिन विद्यार्थियों ने पहली वीडियो देखी होगी उसमें भी ये प्रश्न आया था, तो मैंने वहाँ पर भी आपको एक डिटेल में बताया था। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, नागरिक प्रचारणी सभा काशी, साहित्य अकादमी दिल्ली, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता और राष्ट्रभाषा का बड़ौदा। तो आप अगर ऑप्शन देखें तो ए को हमने 3 और बी को हमने पहले से मिलान किया है। देखिए ए को 3 और बी को पहले से, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को हमने किया था वर्धा, यानी देखिए डी का 5, तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। पत्रिकाएं यहाँ पर दी गई हैं सरस्वती, हंस, कवि वचन सुधा और इंदु। तो ये प्रश्न काफ़ी सरल प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर जो पत्रिका देखिए दी गई है ना, कवि वचन सुधा, सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछी जाती है। और आप जानते हैं कवि वचन सुधा, इस पत्रिका के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले अगर अनुक्रम देखा जाए तो भारतेंदु युग, द्विवेदी और छायावादी और छायावादोत्तर। तो सबसे पहली पत्रिका कौन सी होनी चाहिए? देखिए यहीं पर क्लियर हो गया, आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहीं क्लियर है, ऑप्शन बी, क्योंकि कवि वचन सुधा पत्रिका भारतेंदु युग की पत्रिका है। और सबसे पहले भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी और छायावादोत्तर, ये है क्रम। तो यहाँ पर पत्रिका कवि वचन सुधा भारतेंदु युग की है। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा समय भी नहीं लगा और राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, कवि वचन सुधा, फिर सरस्वती, इंदु और हंस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये तो हमने युग के आधार पर इन पत्रिकाओं को क्रम में लगाया है। अगर आप चाहते हैं तो आप इनको प्रकाशन वर्ष के आधार पर भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें कवि वचन सुधा 1867, अगर आप देखें सरस्वती तो 1900, इंदु 1909 और हंस 1930। तो आप क्रम, अगर आपको प्रकाशन वर्ष पता है तो इनके आधार पर भी आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और नहीं तो आप इनको युग के आधार पर भी कर सकते हैं। दोनों तरह से आंसर सही ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40, श्रृंगार रस प्रधान सही लेखक हैं? ए ऋतुराज, बी रहीम, सी मतीराम और डी दीनदयाल। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मतीराम, जो कि श्रृंगार रस प्रधान सही लेखक हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न मैं आप लोगों को बता दूं, क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, नैष द चरित कृति के रचयिता हैं? ए सुखदेव मिश्र, कुलपति मिश्र, गुमान मिश्र या घनानंद। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि इस कृति के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी, गुमान मिश्र। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, गुमान मिश्र, जो कि नैषध चरित कृति के। अगला प्रश्न है, कीर्ति लता किस संवाद के रूप में लिखी गई है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कीर्ति लता किस संवाद के रूप में लिखी गई है? ए तोता मैना, सुख सुखी, भृंग भृंगी या हंस हंसनी। तो कीर्ति लता किस संवाद के रूप में लिखी गई है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, भृंग भृंगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, काफिर बोध कृति के रचयिता हैं? ए गोरखनाथ, बालनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या जलधरनाथ। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काफिर बोध कृति किसकी है? गोरखनाथ की, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर दिया गया है, रसरहा ग्रंथ है विद्यापति का या खुसरो का, सी जगनिक का या डी गोरखनाथ का। तो यहाँ पर इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा, यह भी कृति यानी ग्रंथ किसका है? गोरखनाथ का।
ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार रासों की उत्पत्ति हुई है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ए रासक से, राजसूय से, राजयश से या रसिक से? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजयश से। याद रखिएगा, हरप्रसाद शास्त्री ने रासों की उत्पत्ति राजयश से मानी है। क्योंकि बार बार मैं इस प्रश्न को अच्छी तरह से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार रासों की उत्पत्ति जो है हुई है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, राजयश से। ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 47। अब देखिए 46 और 47 में अंतर देखिए। 46 है कि हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार रासों की उत्पत्ति राजयश से हुई है। अब 47 है कि रासों की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार। दोनों प्रश्नों में अंतर है कि हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से मानी है और नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार किससे हुई है? ऑप्शन ए, राज से। दोनों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। 46 में हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार राजयश होगा और नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार रास से। ठीक है। यहाँ पर क्यों होगा कंफ्यूज? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन डी देखिए राजयश भी दिया गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी तरह से देख लीजिएगा दोनों प्रश्नों को। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गारसा द तासी ने रासों की उत्पत्ति मानी है। अब देखिए तीसरा प्रश्न फिर इसी पर आधारित है। पहला हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से मानी थी, नंद दुलारे वाजपेयी ने रास से मानी थी। अब यहाँ पर है कि गारसा द तासी ने किससे मानी है? तो ये भी याद रखिएगा, गारसा द तासी ने मानी है ऑप्शन ए, राजसूय से। ठीक है, याद रखिएगा, राजसूय से गारसा द तासी ने रासों की उत्पत्ति को माना है। यहाँ तक क्लियर है, कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, फिनिक्स के रचयिता हैं ए उदय प्रकाश, मृणाल पांडे, राजी सेठ या शेखर जोशी? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, उदय प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 50 देखा जाए, माधवी नाटक के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुद्राक्षस, भीष्म साहनी या मृदुला? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, भीष्म साहनी। सरल प्रश्न है कि माधवी नाटक के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 51, हम लोग नाटक के रचयिता हैं ए अस्क, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी अमृतलाल नागर या डी रामकुमार वर्मा? हम लोग नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अमृतलाल नागर। अब क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर दिया गया है कि चिंदियों की एक झालर नाटक के रचयिता हैं ए भीष्म साहनी, बी राजी सेठ, सी अमृत राय या डी शिवानी? तो ये जो नाटक है इसके जो रचनाकार हैं वह है अमृत राय। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि चिंदियों की एक झालर नाटक के रचनाकार हैं अमृत राय, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 53, नायक खलनायक विदूषक नाटक के रचयिता हैं ए सुरेंद्र वर्मा, बी राजी सेठ, सी भीष्म साहनी या डी निर्मल वर्मा? नायक खलनायक विदूषक इसके रचनाकार कौन हैं? तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सुरेंद्र वर्मा। याद रखिएगा, सुरेंद्र वर्मा इस नाटक के रचयिता हैं। अब अगला प्रश्न है कि एक दुनी एक नाटक के रचयिता हैं ए मणि मधुकर, विष्णु प्रभाकर, सुरेंद्र वर्मा या राजी सेठ? तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। नायक खलनायक विदूषक सुरेंद्र वर्मा, एक दुनी एक इस नाटक के भी रचनाकार सुरेंद्र वर्मा हैं। तो दोनों 53 और 54 आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 55 है। देखिए, घो आस नाटक किसने लिखा है? ए उपेंद्र नाथ अस्क ने, बी उदय शंकर भट्ट ने, सी काशीनाथ सिंह ने या डी हमीदुल्लाह ने? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, काशीनाथ सिंह का ये नाटक है। 56 है कि यम गाथा नाटक के रचनाकार हैं ए रमेश बख्शी, दूधनाथ सिंह, मृदुला गर्ग या डी उग्र? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूधनाथ सिंह। ठीक है, इसके जो रचनाकार हैं, यम गाथा नाटक के जो रचनाकार हैं वह हैं दूधनाथ सिंह, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है कि कहत कबीर
सुनो भई सांधो नाटक किसने लिखा है? ए अमृतलाल नागर ने, बी नरेंद्र मोहन ने, सी मुद्राक्षस ने, या डी रमेश बख्शी ने। तो यह नाटक किसने लिखा है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, नरेंद्र मोहन ने। ठीक है, अब इसके बाद 58 है, तीसरा हाथी के रचयिता हैं रमेश बख्शी, अमृत राय, शिवानी, हमीदुल्लाह। तीसरा हाथी इसके जो रचनाकार हैं कौन है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रमेश बख्शी। ठीक है, 58 का राइट आंसर क्या होगा? ए रमेश बख्शी, जो कि तीसरा हाथी के रचनाकार हैं। अब इसके बाद देखा जाए 59, तो देखिए 59 यहाँ पर दिया गया है। देखिए 59 प्रश्न है, कथा सतीसर के रचयिता हैं ए मनु भंडारी, मंजुल भगत, चंद्रकांता, पंकज बिष्ट। कथा सतीसर के इसके रचनाकार कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रकांता। ठीक है, याद रखिएगा इसके जो रचनाकार हैं वह हैं चंद्रकांता। क्वेश्चन नंबर 60, इन्हीं हथियारों से के रचनाकार हैं अमरकांत, अलका सरावगी, निर्मल वर्मा, रांगे राघव। इन्हीं हथियारों से इस रचना के रचनाकार कौन हैं? अमरकांत, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अमरकांत इस रचना के रचनाकार हैं इन्हीं हथियारों से। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, तबादला उपन्यास किसका है? ए कृष्णा सोबती का, विभूति नारायण राय का, डॉक्टर श्याम आनंद का, या ऑप्शन डी अमरकांत का। तो यह उपन्यास किसका है तबादला? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, ऑप्शन बी विभूति नारायण राय का यह उपन्यास है। याद रखिएगा, तबादला उपन्यास किसका है? विभूति नारायण राय का। क्वेश्चन नंबर 62, कस्तूरी कुंडल बसे उपन्यास के रचनाकार हैं मैत्री पुष्पा, मृणाल पांडे, चंद्रकांता, निर्मल वर्मा। कस्तूरी कुंडल बसे इस उपन्यास के जो रचनाकार हैं मैत्री पुष्पा, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 62 का। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 63, तिरोहित के रचयिता हैं, तिरोहित के रचयिता हैं चंद्रकांता, मधु कांकरिया, गीतांजलि, या ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता दूं, देखिए बदी उज्जमा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिरोहित के रचयिता कौन है? गीतांजलि श्री, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और कस्तूरी कुंडल बसे के रचनाकार मैंने आपको बता दिया, उपन्यासकार मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है, 62 और 63 यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है, शेष कादंबरी कृति है ए ममता कालिया की, मृणाल पांडे की, सी हरिऔध की, या ऑप्शन डी अलका सरावगी की। शेष कादंबरी कृति के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलका सरावगी। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण कृति है। शेष कादंबरी कृति के जो लेखक हैं, लेखिका हैं, रचनाकार हैं अलका सरावगी। और अब देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, शहर में कर्फ्यू के रचनाकार हैं ए विभूति नारायण राय, बी कमलेश्वर, सी बीरेंद्र जैन, या डी इलाचंद्र जोशी। तो देखिए शहर में कर्फ्यू इस रचना के जो रचनाकार हैं, तो राइट आंसर क्या होगा 65 का? तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, 65 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विभूति नारायण राय। याद रखिएगा, शहर में कर्फ्यू इस रचना के रचनाकार हैं विभूति नारायण राय। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है, यह अंत नहीं उपन्यास के रचयिता हैं ए निर्मल वर्मा, मिथिलेश्वर, मृदुला गर्ग, या डी शिवानी। यह अंत नहीं इस उपन्यास के उपन्यासकार या रचनाकार हैं मिथिलेश्वर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, गगन घटा गहरानी कृति है, गगन घटा गहरानी कृति है मनमोहन पाठक की, मनु भंडारी की, प्रेम कुमार मणि की, या पंकज बिष्ट की। गगन घटा गहरानी इस कृति के लेखक हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मनमोहन पाठक की यह कृति है। याद रखिएगा, गगन घटा गहरानी के जो रचनाकार हैं, कृति के लेखक हैं, वह हैं मनमोहन पाठक। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 68, किस उपन्यासकार ने अपनी मौलिक रचनाओं से उपन्यास पर, आगे यहाँ पर प्रश्न पहले आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, देखिए किस उपन्यासकार ने अपनी मौलिक रचनाओं से उपन्यास परंपरा को साहित्य में उच्च भूमि पर प्रतिष्ठित किया?
किस उपन्यासकार ने, ए राधाचरण गोस्वामी ने, प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट या श्रीनिवास दास। तो किस उपन्यासकार ने अपनी रचनाओं के कारण, रचनाओं से उपन्यास परंपरा को साहित्य में उच्च भूमि प्रदान की थी? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक है, ऑप्शन बी याद रखिएगा, 68 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने अपनी रचनाओं से उपन्यास परंपरा को साहित्य में उच्च भूमि पर प्रतिष्ठित किया था। ठीक है, अब इसके बाद 69, गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? ए 1913 में, 1923 में, 1920 में या 1944 में। तो गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ए 1913, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1913 में गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब इसके बाद देखिए, अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है जो कि आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 70। अब देखिए, लास्ट प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा पर किसका प्रभाव माना जाता है? ए वैदिक रामायण का, रामचरितमानस का या कृतिवास रामायण का, या ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है जो कि मैं आपको पढ़ के बता दूं, लोक कथा का। तो राम की शक्ति पूजा पर किसका प्रभाव माना जाता है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कृतिवास रामायण का। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, राम की शक्ति पूजा पर किसका प्रभाव माना जाता है? कृतिवास रामायण का। और 69 का आंसर मैंने आपको बता ही दिया था कि गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 1913 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 69, 1913 में गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार। और क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर है वह है, राम की शक्ति पूजा पर किसका प्रभाव है? कृतिवास रामायण का। अब देखिए, अगला प्रश्न है 71वां प्रश्न, सरोज स्मृति कब लिखी गई है? ऑप्शन ए 1935 में, 1933 में, 1938 में या 1936 में। तो राइट आंसर क्या होगा? ये सरोज स्मृति कब लिखी गई है? 1935 में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आपको जो याद रखना है वह है कि ये रचना किसकी है। याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके लेखक हैं और यह एक शोक गीत है। सरोज स्मृति के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। यह एक शोक गीत है और 1935 में यह लिखा गया है। ठीक है, क्लियर है आपको? अब इसके बाद देखिए 72वां प्रश्न, कामायनी को नए युग का काव्य किसने माना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद ने, नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो राइट आंसर क्या होगा? कामायनी को नए युग का काव्य किसने माना है? नंद दुलारे वाजपेयी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कामायनी को नए युग का काव्य किसने माना है? नंद दुलारे वाजपेयी ने। अब इसके बाद देखिए 73वां प्रश्न है, राका, मानसी, विसर्जन, ये तीनों कृतियां किस कवि की हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं, पंत, निराला या उदय शंकर भट्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? राका, मानसी और विसर्जन ये तीनों कृतियां उदय शंकर भट्ट की हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, गांधीवाद कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त, सिया राम शरण गुप्त, पंत या जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर सरल प्रश्न है, ए होगा, गांधीवाद कवि हैं। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। अब इसके बाद देखिए 75वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, छायावाद का घोर समर्थक पत्र किसे माना जाता है? ऑप्शन ए हंस को, कल्याण को, जागरण को या सरस्वती। राइट आंसर क्या होगा? छायावाद का घोर समर्थक पत्र किसे माना जाता है? जागरण को। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कृति पर मिला था? ऑप्शन ए सांदगीत, निहार, सुखदा या यामा। तो राइट आंसर क्या होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? यह प्रश्न काफी पूछा जाता है परीक्षा में। ऑप्शन डी यामा कृति के लिए। सरल भी है, यामा कृति के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब इसके बाद देखिए 77वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। ऑप्शन ए महाराणा प्रताप की पराभव, पद्मिनी का अग्निदाह, जल प्रलय, रानी कमलवती का पश्चाताप। प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। किस विषय वस्तु के केंद्र में है? महाराणा प्रताप का पराभव, पद्मिनी का अग्निदाह, जल प्रलय या रानी कमलावती का पश्चाताप। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी रानी कमलावती का पश्चाताप। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न,
निराला अपना प्रिय कवि किसे मानते हैं? श्रीधर पाठक को, तुलसीदास को, भारतेंदु हरिश्चंद्र या सूरदास? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रिय कवि किसे मानते हैं? तुलसीदास। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न है, 79वां प्रश्न है, अणिमा कृति है ऑप्शन ए शुक्ल की, बी पंत की, सी प्रसाद या ऑप्शन डी निराला की? तो राइट आंसर क्या होगा? अणिमा कृति के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह कृति है, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, पंक्तियाँ किसने कही हैं? सुमित्रानंदन पंत ने, राम कुमार वर्मा ने, भगवती चरण वर्मा ने या नरेंद्र शर्मा ने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगवती चरण वर्मा जी का ये जो पंक्तियां हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये जो पंक्तियां हैं वो भगवती चरण वर्मा की हैं। अब इसके बाद देखिए 81वां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? मैत्री शरण गुप्त है, पंत, महादेवी वर्मा या प्रसाद? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत। अब अगला प्रश्न है कि शक्ति के विद्युत कण डैश डैश मानवता हो जाए किस काव्य से ली गई है? दीपशिखा, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा या कामायनी? तो शक्ति के विद्युत कण डैश डैश मानवता हो जाए, ये जो पंक्तियां हैं वो किस काव्य से ली गई हैं? कामायनी से। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, 83वां प्रश्न, कामायनी में कितने सर्ग हैं? ऑप्शन ए 17, 13, 15 या 10? तो कामायनी में कितने सर्ग बताए थे मैंने आपको? 15, याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15, और 15 के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बब्रुवाहन कृति के रचनाकार हैं दिनकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा या आचार्य शुक्ल? तो ये जो कृति है जयशंकर प्रसाद की है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए आगे 85वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, द्रविड़ परिवार की भाषा निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए एस्टोनी, कन्नड़, बाहुई, तमिल? तो राइट आंसर क्या होगा? द्रविड़ परिवार की भाषा इनमें से कौन सी नहीं है? तो याद रखिएगा द्रविड़ परिवार की भाषा के अंतर्गत बाहुई, कन्नड़, तमिल, तेलुगु ये सब आती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। एस्टोनी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। कन्नड़, तमिल, बाहुई, तेलुगु ये सब जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती हैं। एस्टोनी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 86वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी, इस पंक्ति के रचयिता हैं? ऑप्शन ए भूषण है, केशव हैं, गोदा हैं या पद्माकर? तो राइट आंसर क्या होगा? नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी, यह जो पंक्तियां आप देख रहे हैं वह है पद्माकर की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए आगे प्रश्न है कि बिहारी सतसई में कितने धोए हैं? 770, 780, 700 या 713? तो 713 धोए हैं, याद रखिएगा। बिहारी सतसई में कितने धोए हैं? 713। अब प्रश्न है 88वां कि घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? सुभान, केली, रसवती या सुजान? तो राइट आंसर क्या होगा? घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान, याद रखिएगा। कंफ्यूजन नहीं होना है, सुभान गलत है, सुजान सही होगा, याद रखिएगा। घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान। अब इसके बाद 89वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, बोधा की प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान, सुभान, पद्मावती या नागमती? राइट आंसर हो जाएगा बी, सुभान। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। घनानंद की प्रेमिका का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो सुजान होगा, और बोधा की प्रेमिका का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो सुभान होगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 90वां प्रश्न है, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल पंक्ति किससे संबंधित है? जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, ऑप्शन दिए गए हैं मतिराम, बोधा, बिहारी या चिंतामणि। प्रश्न वैसे काफी सरल है, आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए कि ये जो पंक्तियां आप देख रहे हैं वो किससे संबंधित हैं? बिहारी से। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।